कुछ ईएमएफ और उससे रिलेटेड। यस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, flux of magnetic field through a closed loop of resistance closed loop of resistance 0.4 ohm changes with time according to equation phi equals to 0.2 t square plus 0.4 t plus zero point 0.6 Weber, where t is time in second. Find first the induced EMF, at t equals to 2 seconds. Second, the average EMF in t equals to 0 to t equals to 5 seconds. Third, charge passed through the loop in t equals to 0 to t equals to 5 seconds. And fourth, average current through the loop, average current in time interval t equals to 0 to t equals to 5 seconds. And fifth अपन कह रहे हैं heat produced in t equals to 0 to t equals to 5 seconds. ये क्वेश्चन। पहले इंड्यूस ईएमएफ एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अपने को फाइंड करना है। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होता है बेटा, माइनस डी फाइव बाई टी टी। फाइव का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो यहाँ से हमें मिला माइनस ये 0.2 टी स्क्वायर का 2t प्लस 0.4 टी का 1 हो गया एंड 6.6 का 0 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 0.4 t प्लस 0.4 एंड t की वैल्यू कितना है, तो t अपने पास 2 सेकेंड है, तो 0.4 इंटू 2 प्लस 0.4 मीन्स यहाँ से हमें मिला 0.8 प्लस 0.4 और वो हमें मिला 0.12 विथ माइनस।
सॉरी 1.2 वोल्ट ये ई की वैल्यू होगा। अभी अपने को सेकंड पूछा गया है एवरेज ईएमएफ, है ना। सेकंड है एवरेज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ का क्या फॉर्मूला है, तो वो है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज ईएमएफ क्या होगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अभी फाइनल फ्लक्स किस टाइम पर, 5 सेकेंड पर। तो यहाँ पे 0.2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस अपन करें कि 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6, ये टी इक्वल्स टू 5 फाइनल फ्लक्स है। इनिशियल टी इक्वल्स टू 0 पर, तो 0.2 0 का स्क्वायर प्लस 0.4 इंटू बटा 0 प्लस 0.6 हो गया। मीन्स 0.6 से 0.6 क्या हो गया, कैंसिल आउट। टाइम इंटरवल कितना है, 5 माइनस 0। तो यहाँ से 25 इंटू 2 कितना हो गया, 5 प्लस 0.4 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 50 5 हो गया एंड 4 5 जा 22 हो गया डिवाइड बाई 5। मीन्स यहाँ से हमें मिला 7/5 और वो मिलेगा 1.4 वोल्ट। ये एवरेज ईएमएफ होगा। थर्ड अपने को पूछा गया चार्ज फ्लो का। चार्ज फ्लो क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन आर। एंड डेल्टा फाई की वैल्यू कितना है, डेल्टा फाई की वैल्यू 7। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसका, रेजिस्टेंस 0.4, तो ये हमने लिखा 0.4 मीन्स 70 डिवाइड बाई 4। और यहाँ से 35 डिवाइड बाई 2 17.5 कूलम। ये चार्ज फ्लो हो गया। फोर्थ अपने को फाइंड करना है एवरेज करंट, और एवरेज करंट को हम लिख सकते हैं एवरेज ईएमएफ या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एंड डेल्टा क्यू कितना है 17.5, टाइम कितना है 5 माइनस 0। तो यहाँ से अपने को मिला 5 1 जा 5, सॉरी 17 है, 5 3 जा 15 एंड 25, तो 5 5 जा 25 एम्पियर। फिर फिफ्थ हमें पूछा गया है एवरेज हीट, हीट प्रोड्यूस। तो हीट को अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाई आर डी टी एंड 0 टू 5 होगी। मीन्स यहाँ से हमें मिला 0 टू 5। ईएमएफ अपने फाइंड किया था 0.4 टी प्लस अपन करें कि 0.4, ये ईएमएफ उसका स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस गिवन है 0.4 इंटू टी टी। मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0.4 टी प्लस 0.4 होल पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0.4, और एक रेजिस्टेंस 0.4 पहले से था। लिमिट 0 टू 5, तो यहाँ से हमें मिला 4 4 जा 16, 0.16 इंटू 3, तो 0.48, 1 अपॉन 0.48। और यहाँ से 0.4 इंटू 5, 5 4 जा 22 प्लस 0.4 होल क्यूब, और माइनस 0, तो माइनस 0.4 होल क्यूब मीन्स 2.4 उसका क्यूब। तो यहाँ से अपने को मिलेगा 1 अपॉन 0.48, 2.4 उसका स्क्वायर 5.76 इंटू 2.4 एंड 0.4 का क्यूब
कितना होगा 0.64, सॉरी 0.064, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 64, 3 डेसिमल 0.064, ये अपने पास है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को हीट मिल जाएगा, ये जूल के अंदर होगा हीट। आंसर। यस, अभी अपन देखेंगे बेटा लाइंस लॉ। लाइंस लॉ, लाइंस लॉ देखो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू लाइंस लॉ, अकॉर्डिंग टू लाइंस लॉ, लाइंस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा अपन कह रहे हैं कि करंट और ईएमएफ उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू लाइंस लॉ, ईएमएफ एंड करंट will induce will induce in a coil in such a way, in such a way that it will oppose, it will oppose the every causes of the production, every causes of the production of it बेटा। ये अपन कह रहे कि लाइंस लॉ है। EMF and current will induce in a coil in such a way that it will oppose the every causes of the production of it। अपन कह रहे कि उसके प्रोड्यूस होने की causes को अपोज करे। दूसरा अपन कहेंगे कि लाइंस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, या लाइंस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। लाइंस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। लाइंस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। अभी यहाँ पे अपन कह रहे हैं according to Lenz's law is based on energy conservation law। अभी देखो कैसे बेटा, इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये अपने पास एक क्लोज लूप है। ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और हम कह रहे कि नॉर्थ पोल पास में आ रहा था। नॉर्थ और साउथ है और नॉर्थ पोल पास में आ रहा है। तो अभी बताओ इस कोयल में करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, डायरेक्शन से रिलेटेड कई बार अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो कोयल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे इंड्यूस होगी, वो अपने को बताना है। तो नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो पास में आने का अपोज कब होगा, जब ये भी कोयल, ये वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा तभी तो अपोज होगा। और नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा तो एन अपने ड्रॉ कर दिया, एन के टर्मिनल की जो डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगा। तो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट विल इंड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि यही अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, ध्यान से समझना बेटा इसको,
ये नॉर्थ पोल, ये साउथ। बताओ अभी डायरेक्शन कैसा इंड्यूस होगा? बोलो कैसी डायरेक्शन इंड्यूस होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्योंकि यहाँ पे ये दूर जाने का अपोज कब करेगा? जब ये साउथ पोल हो जाए, और साउथ पोल है तो साउथ के टर्मिनल की डायरेक्शन वही करंट की डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये क्लॉकवाइज है। फिर अपन कह रहे ये जैसे साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल पास में आ रहा है, तो अपोज कब होगा? जब ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मीन्स यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट होगा। ये अपने पास साउथ, ये नॉर्थ है, और यहाँ पे दूर जा रहा है, तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि करंट है वो इंड्यूस होगा। चलो अभी इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल अपन देखेंगे। ये जैसे बेटा अपन करें कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है, और उसके पास में एक सर्कुलर लूप रखा गया है, और हमें पूछा गया है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। नेक्स्ट जैसे ये अपने पास कंडक्टर है, पास में एक सर्कुलर लूप रखा गया है, अभी करंट सेम डायरेक्शन में है और टाइम के साथ में डिक्रीज हो रही है, और हमें पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगा ये अपने को बताना। साउथ टू द प्लेन। नहीं, प्लेन के अंदर आउटवर्ड प्लेन फील्ड की डायरेक्शन नहीं पूछा मैंने यहाँ पर ओ। करंट की डायरेक्शन पूछा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछा। स्तुति आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। Sir, can you hear me? हाँ अभी आ रहा है। ये Sir, क्या? anti-clockwise? एंटी क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड किया? क्योंकि ऑपोजिट होगा तो राइट हैंड थंब रूल से वो नीचे जाएगा, हम्म, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो यहाँ पे अपन कह रहे कि करंट अपवर्ड है, मतलब फील्ड है वो इनवर्ड होगा, ये तो पता चल गया। अभी करंट बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ेगा, और फील्ड अगर अपन करें इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको इस टाइप से ट्रीट कर सकते हैं कि एक नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, और नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो उसका अपोज कब होगा? जब ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सही है, ये अपन कह रहे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। यस, सेकेंड में अपन कह रहे कि करंट डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। करंट बेटा डिक्रीज हो रहा है,
करंट डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको इस टाइप से ट्रीट कर सकते हैं कि एक नॉर्थ पोल दूर जा रहा है और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो उसको साउथ पोल वही अट्रैक्ट कर सकता है, तो इसलिए अपन कह रहे साउथ के टर्मिनल, तो ये डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज होगा। इस डायरेक्शन को बेटा वापस एक बार ट्राई करना है। कैसे? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो स्टूडेंट फाइन कर लेता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डायरेक्शन है वही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। जैसे वन मोर एग्जांपल, हम कह रहे कि एक सर्कुलर लूप है और उसके सेंटर पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है और हमें पूछा गया है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। बोलो क्या होगी बेटा डायरेक्शन इंड्यूस करंट की? क्लॉकवाइज। नो, So why is it on clockwise? नो क्लॉकवाइज। क्लॉक इसमें करंट इंड्यूस ही नहीं होगा बेटा, इसमें करंट है वो इंड्यूस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, ये जैसे अपन कह रहे कि करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आउट हो रही है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, सर्कुलर फील्ड लाइंस होगी और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, मतलब फील्ड ऐसे है, टेंजेंशियल होगा। अभी फील्ड टेंजेंशियल है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसमें जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस 90 और वो क्या हो गया? जीरो। तो क्या फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स ही जीरो है और जब मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है तो इस केस में अपन कह रहे कि इंड्यूस ईएमएफ वो भी क्या होगा? जीरो होगा, ई भी जीरो होगा और ईएमएफ जीरो है तो करंट है वो भी जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि नो करंट विल इंड्यूस, नो करंट विल इंड्यूस, कोई भी करंट अपन करे कि इसमें फ्लो नहीं होगी, नो करंट विल इंड्यूस। अभी ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है। इसके अंदर बेटा एक करंट, सॉरी एक लूप रखा है, सर्कुलर लूप है कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, ये कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है और बी टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है। हमें पूछा गया फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कितना होगा ये अपने को फाइंड करना है।
बोलो बेटा क्या होगा डायरेक्शन? बेटा एकदम इजी क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। अपन कह रहे कि फील्ड इनवर्ड है, इधर देखो फील्ड अपन कह रहे कि इनवर्ड है, बी इंक्रीज हो रहा है और बी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको इस टाइप से ट्रीट कर सकते हैं कि नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, क्योंकि नॉर्थ जब मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट में हमने कहा था कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ऐसे बेटा आउट होती है, साउथ में इन होती है। तो ये जो नॉर्थ पोल जब इसके पास में आएगा तभी तो फील्ड लाइंस बढ़ेगी इसमें, और फील्ड लाइंस बढ़ रही है तो नॉर्थ पास में आ रहा है, तो उसका अपोज कब होगा, जब ये नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा। और नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट कर रहा है, एन ड्रॉ करो, एन के टर्मिनल की डायरेक्शन वही करंट की डायरेक्शन होगा, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, मतलब करंट कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपन करे कि करंट हो। क्लियर? So can you explain it again? यस, हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अपने को दिया हुआ है कि इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ये जैसे एक लूप है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कैसे होगा, तो हम कह रहे हैं नॉर्थ पोल धीरे धीरे पास में आ रहा है, तो नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो पास में आने का अपोज कब होगा, जब ये नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होता है, तो जो अपने पास करंट कैरिंग लूप है उसका ये वाला फेस नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, तो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है तो एन ड्रॉ कर दिया, और एन के जो टर्मिनल की डायरेक्शन होगा वही करंट की डायरेक्शन होगा, तो एन में ये डायरेक्शन ऊपर है तो इधर भी करंट ऊपर, यहाँ पे डाउनवर्ड है तो ये डाउनवर्ड हो गया, तो करंट की डायरेक्शन हमें क्या मिला, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही बी डिक्रीज होता तो हम कैसे इसको रिलेट करते, बी डिक्रीज कब होगा, जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है इसका मतलब ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, उसको दूर जाने का अपोज करेगा, अपोज कब होगा, जब नॉर्थ दूर जा रहा है तो ये साउथ पोल बन जाए, तो साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, उस केस में अपन कह रहे कि ये साउथ और साउथ है तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर? Yes, sir. चलो अभी देखो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द सिचुएशन शोन, consider the situation shown in figure if the switch is closed and after some time it is open again, the closed loop will show, the closed loop will show ये इस टाइप से बेटा अपन करे कि फिगर है, एन एंटी क्लॉकवाइज करंट प्लस पल्स, पी बेटा एक क्लॉकवाइज करंट प्लस पल्स, एक क्लॉकवाइज करंट पल्स, सी एन एंटी क्लॉकवाइज current pulse, and then clockwise
करंट पल्स एंड डी हम कह रहे हैं एक क्लॉकवाइज करंट पल्स एंड then an anti-clockwise current pulse। ये क्वेश्चन बोलो बेटा क्या होगा आंसर। चलो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे बेटा अपन ने स्विच को ऑन किया, ध्यान से देखना, हमने स्विच को ऑन किया, करंट बेटा ऐसे फ्लो होगी और इसमें करंट ऐसे जाएगी। अभी अपन कह रहे कि करंट ऐसे आ रही है नीचे और करंट बढ़ रही है ना। करंट बढ़ेगी तो यहाँ पे फील्ड कैसे होगा बेटा, आउटवर्ड होगा। और हम कह रहे कि करंट बढ़ रही है, तो देखो इसको अपन कैसे ट्रीट करेंगे, ये लूप है और करंट बढ़ रही है तो फील्ड भी बढ़ा, तो हम कहेंगे कि नॉर्थ पोल ऐसे नीचे से ऊपर आ रहा है, तभी तो फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, बढ़ेगी। तो नॉर्थ पोल नीचे से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पास में आएगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ, तो ऊपर किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ। तो इसलिए अपन कह रहे कि इनिशियली ये साउथ हो गया, और साउथ है तो डायरेक्शन साउथ के टर्मिनल मतलब क्लॉकवाइज होगा। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, क्लॉकवाइज पल्स जनरेट हुई, इनिशियल क्लॉकवाइज पल्स जनरेट हुई। और जैसे ही करंट कांस्टेंट हो गया, करंट मतलब इस इंड्यूस करंट जीरो हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि इंड्यूस करंट तब तक प्रोड्यूस होती है जब तक फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। तो इनिशियली क्लॉकवाइज पल्स हुआ। अभी देखना है, जैसे ही स्विच को हमने ऑफ किया, स्विच को ऑफ किया तो करंट डिक्रीज हो रही है, और करंट डिक्रीज हो रही है तो फील्ड कैसे होगा बेटा, तो हम कह रहे कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो नीचे वाला जो फेस है वो साउथ की तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ को दूर जाने से रोकेगा। तो ऊपर वाला क्या हो गया, एन। तो अभी अपन कह रहे पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये बेटा इसका आंसर होगा। फर्स्ट क्लॉकवाइज पल्स एंड उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज पल्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर। पहले क्लॉकवाइज करंट पल्स होगा और उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज होगा। वापस इसको एक्सप्लेन करो बेटा, कैसे ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हुआ। निशा आप एक्सप्लेन करो कैसे हुआ है।
जो मैंने बताया। सर मुझे एंटी क्लॉकवाइज वाला पार्ट पता नहीं, मतलब आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे एक स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब मैग्नेट, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आउटवर्ड है, ये तो राइट हैंड थंब रूल से अपने बता दिया। करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो इस रीजन में फील्ड है वो आउटवर्ड होगा। अभी वो फील्ड, करंट बढ़ेगी तो फील्ड बढ़ेगा, करंट कम होगी तो फील्ड कम होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि करंट डिक्रीज हो रहा है। जैसे हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट डिक्रीज होने का मतलब क्या, ये लूप है और नीचे से फील्ड बाहर आना चाहिए, है ना। तो अभी वो कम होना चाहिए। कम कैसे होगा, जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो दूर जाने का अपोज कब करेगा, जब ये साउथ पोल हो जाएगा। तो नीचे वाला फेस साउथ पोल है तो ऊपर वाला फेस कौन सा हो गया, नॉर्थ फेस हुआ ना। क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग लूप है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। तो ये अगर साउथ है तो ऊपर नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ है तो उस केस में अपन कह रहे कि एन ड्रॉ कर दिया, तो एन के टर्मिनल की डायरेक्शन वही करंट की डायरेक्शन होगा। तो एन का टर्मिनल क्या है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए अपन कह रहे जैसे स्विच ऑफ करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, स्विच ऑन करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा। सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन? यस, देखो पहले तो लेंस लॉ की क्लैरिटी होनी चाहिए। लेंस लॉ क्या कहता है, according to Lenz law, EMF or current will induce in such a way, in such a direction, so that it will oppose the causes of production of it। अपन कह रहे कि उसके प्रोड्यूस होने की causes को वो अपोज करे। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ये करंट इसमें फ्लो हुआ, करंट बढ़ रहा। स्विच पहले करंट जीरो था, अभी अचानक से करंट बढ़ा तो करंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे कि कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या पॉसिबिलिटी, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो बाहर कैसे आएगा, तो हम कहेंगे एक नॉर्थ पोल बाहर जाना चाहिए ऐसे, है ना। अभी नॉर्थ पास में आ रहा है तभी तो अपन कह रहे कि फील्ड बढ़ेगा। तो नॉर्थ पास में आ रहा है तो पास में आने का अपोज कब होगा, जब ये वाला नीचे वाला फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह। फिर नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होता है तभी तो अपोज होगा। तो नॉर्थ पास में आ रहा है तो ये नॉर्थ हो गया, तो उसका ऑपोजिट फेस कौन सा हो गया, साउथ। तो मैंने यहाँ पे साउथ ड्रॉ कर दिया, कब, जब करंट इंक्रीज हो रहा है। तो साउथ के टर्मिनल की डायरेक्शन ऐसे मतलब क्लॉकवाइज हो गया। अभी करंट जैसे स्विच ऑफ किया, करंट अचानक से डिक्रीज हुई। करंट डिक्रीज होने का मतलब हम कहेंगे नॉर्थ पोल दूर चला गया। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये साउथ की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि दूर जाने का अपोज कब होगा, जब वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये साउथ हो गया तो ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो इसलिए अपन कह रहे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इस चैप्टर में डायरेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन आपको समझ में आ गया मतलब क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कभी कभार अपन कह रहे यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, वेरिएबल फील्ड, उसका क्या सेंस है उसको अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फर्स्ट बेटा अपने को दे रखा बी इक्वल्स टू 5 i कैप -2 j कैप, ये बी दे रखा है। तो इसको अपन कहेंगे यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड बेटा अपन कह रहे हैं कि बी वेक्टर इक्वल्स टू 20t² i कैप, इसको अपन कहेंगे यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। टाइम के साथ में केवल वेरी कर रहा है, और वैल्यू अपन कह रहे हैं हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसको अपन कहेंगे यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड हम कह रहे हैं कि बी वेक्टर इक्वल्स टू 2xy j कैप। अभी देखो इसमें पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, पोजीशन जब चेंज होगा
तो हम इसको लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक्स वाई चेंज है, अलग अलग जगह पर फील्ड अलग अलग होगा, तो इसको अपन कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ बेटा अपन कह रहे हैं कि बी वेक्टर इक्वल्स टू 2x² t j कैप। अभी देखो इसमें टाइम भी है और पोजीशन भी है, तो पोजीशन चेंज है, अलग अलग फील्ड होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो इसको अपन कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। डन सर। यस, लास्ट एक क्वेश्चन और बेटा डायरेक्शन से रिलेटेड अपन देखेंगे। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि बी वेक्टर इक्वल्स टू के टी के इक्वल है, यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इस टाइप से अपन कह रहे कि दो लूप है, यहाँ पे बाईपास है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ये अपन कह रहे कि दो लूप है, और हमें पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced current in PQ and UV। PQ और UV के बीच में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो अपने को बताना। ये जैसे अपन कह रहे कि एक बैटरी 8 वोल्ट की है और दूसरी बैटरी अपन कह रहे हैं यहाँ पर 4 वोल्ट की है, और ये बेटा एक रेजिस्टेंस है। बताओ करंट इसमें कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा? बोलो बेटा, करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, यस, क्योंकि 8 वोल्ट की पोलैरिटी मतलब पोटेंशियल ज्यादा है, तो करंट का डिसाइडिंग फैक्टर 8 वोल्ट होगा, तो इसलिए अपन कह रहे कि 8 वोल्ट ग्रेटर देन 4 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट यहाँ पर E1 ग्रेटर देन E2 है, तो अपन कह रहे कि करंट को E1 डिसाइड करेगा, E1 के कारण करंट है वो उसका डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सर इस एग्जांपल में आपने कैसे डिटेक्ट किया कि एंटी क्लॉकवाइज है? वो फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आया। वही तो इम्पोर्टेंट है, हमने कहा कि B इक्वल्स टू के टी, ये दिया हुआ है, T बढ़ेगा तो B बढ़ रहा है, और B की डायरेक्शन इनवर्ड है, क्रॉस का मतलब फील्ड इनवर्ड है, और टाइम के साथ में B इंक्रीज हो रहा है, तो अपन कह रहे कि ये जैसे कोयल है, और B कब बढ़ेगा? जब नॉर्थ पोल पास में आएगा तभी तो बढ़ेगा B, क्योंकि नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर निकलता है तो फील्ड अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल पास में आना चाहिए। अभी पास में आने का अपोज कब करेगा?
जब ऊपर वाला लूप नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करे तो ये नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा तभी तो अपोज होगा, तो इसलिए हमने कहा कि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है तो नॉर्थ के टर्मिनल की डायरेक्शन वही करंट की डायरेक्शन होगा, तो टर्मिनल में अपन कह रहे एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, बट अपन कह रहे हैं कि बड़ा वाला लूप है उसकी करंट ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि उसका ईएमएफ ज्यादा होगा, और उसका ईएमएफ ज्यादा है तो अपन कह रहे इफेक्टिव फैक्टर ज्यादा ईएमएफ वाला होगा। यस सर। There exists a uniform magnetic field B vector equals to B naught T K cap in a region. A circular conducting loop of radius R and resistance R is placed with its plane in XY plane. Determine the current through the loop and sense of the current. करंट है सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इक्वल्स टू बी नॉट टी के कैप, इसके अंदर एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, सॉरी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप है, रेडियस आर के इक्वल है और उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल है। ये एक्स वाई प्लेन में रखा गया तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और अपनी को पूछा गया है कि करंट करंट क्या होता है ई बाई आर। तो पहले तो अपन ईएमएफ फाइंड करेंगे, ईएमएफ क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी बेटा, और फाइव कितना होगा तो फाइव को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए वेक्टर, ए को अपने लिखा पाई आर स्क्वायर, बी को अपन लिखेंगे बी नॉट टी, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू के कैप की डायरेक्शन में अपन लेंगे, तो यहाँ से डी बाई डी टी, ये हमने लिखा बी नॉट टी पाई आर स्क्वायर एंड कॉस जीरो, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा होता है, थीटा 0 ले लिया, तो यहाँ से अपने को मिला माइनस बी नॉट पाई आर स्क्वायर, टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, तो ईएमएफ अपने को मिला बी नॉट पाई आर स्क्वायर बेटा। तो करंट की बात करने और करंट बेटा क्या होगा आई इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस बेटा, नेगेटिव साइन लेंस को दिखाता है डायरेक्शन को बताता है, तो करंट हुआ बी नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा, ये करंट की डायरेक्शन। अभी बताओ सॉरी ये करंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कहाँ पे होगा उसका सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्यों होगा? सर बिकॉज वो प्लेन के बाहर आ रहा है इसलिए क्लॉकवाइज होगा। नहीं, प्लेन के बाहर आ रहा है इसका मतलब हम कहेंगे नॉर्थ पोल ऐसे पास में आ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा भी है, तो नॉर्थ पोल पास में आ रहा है, तो पास में आने के कारण ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा तभी तो उसको अपोज करेगा पास आने का, ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा साउथ हो गया, फिर इसके नीचे वाला फेस नॉर्थ है, फेस नॉर्थ क्यों होगा क्योंकि ये लूप है और फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, बाहर आ रही है इसका मतलब अपन कह रहे कि करंट मैग्नेट नॉर्थ पोल है वो पास में आ रहा है ऐसे, तभी तो फील्ड बढ़ेगा बाहर की तरफ, और नॉर्थ पोल बाहर आ रहा है तो ये नीचे वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह, तो ऊपर क्या हो गया साउथ पोल की तरफ, तो इसलिए अपन कह रहे कि साउथ साउथ है तो मतलब डायरेक्शन कैसा होगा क्लॉकवाइज, तो इसलिए अपन कहेंगे कि डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। देखो हम इसमें सब में जो मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट 4 पॉइंट लिखा है ना उसको रिलेट करना है, जो स्टार्टिंग में अपने ये वाला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करता है नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो वो नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, ये 4 पॉइंट अपने को याद होने चाहिए, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो उसका फेस साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, थर्ड में साउथ पोल पास में आ रहा तो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल पास में आ रहा तो देखो जब ये नॉर्थ पोल नॉर्थ है तो पीछे से हम देखेंगे तो ये साउथ होगा, ये साउथ है तो पीछे वाला फेस नॉर्थ होगा, ये साउथ है तो इसके पीछे वाला फेस नॉर्थ होगा,
ये नॉर्थ है तो इसके पीछे वाला फेस साउथ होगा, ऐसे डिसाइड करेंगे। और कोई भी करंट कैरिंग लूप एट ए टाइम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल का मतलब उसमें एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा। ये 4 पॉइंट है, वो की पॉइंट है डिसाइड करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यस सर। अभी अपन देखेंगे मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ एंड मोशनल ईएमएफ क्या होता है, मतलब अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की मोशन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको अपन मोशनल ईएमएफ कहेंगे। मीन्स ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर, motion of the conductor is called motional EMF। मोशनल ईएमएफ जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये सपोज अपन कह रहे कि एक कंडक्टिंग रॉड है बेटा पी क्यू, एक कंडक्टिंग रॉड पी क्यू है और v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर मोशन कर रही है। जब अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगा तो इसमें जो सपोज चार्ज बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है, वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, v क्रॉस बी बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा बेटा, ये अपन कह रहे कि एफ बी, और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा मतलब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होगा। इस रीजन में अपन कह रहे कि चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगेगा, तो ये चार्ज तब तक मोशन करेगा जब तक अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल ना हो जाए। हम क्या कह रहे हैं कि when the conductor is moving, a conductor is moving in uniform magnetic field, uniform magnetic field, then uniform magnetic field, then the positive charge will experience the force and terminal Q becomes positively, terminal Q becomes positive and terminal P becomes negative, P becomes negative due to charge separation, due to charge separation, electric field, electric field will produce and this charge
becomes equilibrium when magnetic force becomes equal to इलेक्ट्रिक फोर्स। हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाए। अभी मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा, तो उसको अपने लिखा Q V क्रॉस B वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है Q इंटू E वेक्टर। अभी बेटा अपन कह रहे कि E जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, Q E, Q से Q बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो E वेक्टर इक्वल्स टू V क्रॉस B वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बेटा अपन EMF लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या लिख सकते हैं, तो E जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस VAB, उसको सिंपल अपन लिख सकते हैं E अपॉन L, और वो बेटा अपने को मिला V क्रॉस B वेक्टर। E यहाँ पे EMF है, E जो है वो VQ माइनस VP पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसको अपन कहेंगे E इक्वल्स टू बेटा ये हमें मिला V क्रॉस B वेक्टर इंटू L वेक्टर, इंटू L हो गया। इसको अपन चाहे तो वेक्टर भी लिख सकते हैं, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन V क्रॉस B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। और कहाँ से कहाँ बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब Q टू P। ये अपन कह रहे कि इसका EMF का फॉर्मूला होगा। तो कोई भी बेटा अपन कह रहे कि, और उसको V और B दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो EMF को हम BVL भी देख सकते हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि इंड्यूस EMF QP मतलब EQ माइनस EP, और वो BVL के इक्वल होगा। इंड्यूस EMF जो है EQ माइनस EP बेटा, और वो BVL के इक्वल होगा। अभी बेटा देखो इसका सेंस क्या हुआ कि जो मोशनल EMF है वो जो रॉड है कंडक्टिंग रॉड है, वो ओपन करे कि एक का सेल एक बैटरी की तरह काम करेगा, जिसका EMF BVL होगा। उसमें करंट अगर अपन देखें तो करंट ये जैसे टर्मिनल बेटा अपने पास P था, ये टर्मिनल Q था, करंट अपन कह रहे कि P से Q की तरफ फ्लो होगा। अगर उस रॉड का कोई रेजिस्टेंस है तो वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो रॉड है उसका इक्विवेलेंट अपने ड्रॉ किया, ये रॉड PQ था बेटा, और ये V वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इसका अपन कह रहे कि इक्विवेलेंट वो एक बैटरी एक सेल की तरह बिहेव करेगा, और डायरेक्शन वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे द डायरेक्शन ऑफ या ए मूविंग रॉड in a uniform magnetic field, a uniform magnetic field, uniform magnetic field behaves like a cell of EMF BVL if the has some resistance, rod has some resistance, behaves like internal resistance of cell, behaves like an internal resistance of the cell.
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल की तरह बिहेव करेगा। तो कोई भी अपन कह रहे कि रॉड अगर मूव कर रही है तो एक इंटरनल उसका जो ईएमएफ है वो बी एल होगा और उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अभी बेटा अपन कह रहे इसमें जो डायरेक्शन है नोट करके अपन लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, द डायरेक्शन ऑफ induced current is given by Fleming's right hand rule, Fleming's right hand rule से अपन करेंगे उसकी डायरेक्शन अपन फाइंड कर सकते हैं। एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है क्या? अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या था बेटा? लेफ्ट हैंड रूल क्या था? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देता था जिसे अपन FBI कहा था। ये होगा बेटा VBI। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में राइट हैंड के थंब, ये जैसे बेटा राइट हैंड का थंब है, ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड फिंगर है और उसको अपन कुछ इस टाइप से स्ट्रेच करें, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऐसे बेटा इस टाइप से अपन करेंगे स्ट्रेच करना है। राइट हैंड ये थंब हो गया, ये फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट फिंगर बी की डायरेक्शन में है और थंब जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, तो जो सेकेंड फिंगर है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, VBI। ये बेटा अपन करके V की डायरेक्शन शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो सेकेंड फिंगर है वो I की डायरेक्शन शो करेगा। जैसे यहाँ पे बेटा आपने कहा था कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर अपन बात कर रहे हैं, सॉरी कंडक्टर, करंट कैरिंग नहीं है, ये बी है और कंडक्टर इस टाइप से बेटा मोशन कर रहा है किसी वेलोसिटी v से। तो अभी इसमें बेटा राइट हैंड रूल लगाएंगे। फर्स्ट v की डायरेक्शन में थंब लगाओ, सब v की डायरेक्शन में थंब रखो बेटा, b इनवर्ड, तो सेकेंड फिंगर कहाँ पे बेटा? अप पार्ट, तो ये अपन कह रहे कि करंट की डायरेक्शन होगा, करंट P से Q फ्लो होगा। तो राइट हैंड थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड इनवर्ड है, तो सेकेंड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। मतलब अपन कह रहे हैं स्ट्रेच द राइट हैंड थंब, फर्स्ट फिंगर and second finger mutually perpendicularly, second finger perpendicular if the thumb will show the direction of velocity, first finger will show the direction of magnetic field, then
the second finger will show the direction of induced current. Direction of induced current. तो हम ये कह सकते हैं कि थंब जो है, फिर अपन कह रहे कि फोर फिंगर पी की डायरेक्शन में और मिडल फिंगर है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन शो करेगा। ये थंब हो गया। ये फोर फिंगर जिसे अपन फर्स्ट फिंगर कह रहे हैं, फोर फिंगर, और ये मिडल फिंगर। थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। थंब अगर अपन कह रहे कि वी की डायरेक्शन शो कर रहा है, फोर फिंगर फिल की डायरेक्शन में है, तो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में शो करेगा। नोट कर दिया? यस सर। अभी जैसे उठा अपन कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट, नोट का सेकेंड पॉइंट, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर की बजाय कर्व के शेप में अगर कंडक्टर है, ये अपन कह रहे कि इस टाइप से एक कर्व है और ये कर्व इस टाइप से अपन कह रहे कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अपने को इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है इंड्यूस ईएमएफ का? E इक्वल्स टू v क्रॉस b डॉट L इक्वलेंट। अभी जो L इक्वलेंट है वो क्या होता है? हम कहेंगे जो एन टर्मिनल है, टर्मिनल के बीच का बेटा इफेक्टिव लेंथ अपन कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि L इक्विवेलेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट L इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टर्मिनल ऑफ द वायर है या कंडक्टर है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के टर्मिनल के बीच का अपन कह रहे कि ये डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड पॉइंट का, अगर अपन कह रहे हैं कि ये जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सपोज अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है और एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में, ये अपन कह रहे थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसकी लेंथ l के इक्वल है। तो उस केस में अपन क्या कहेंगे कि ईएमएफ है वो होगा बेटा b v परपेंडिकुलर इनटू l। हम वेलोसिटी का लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। तो ये v है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया v cos थीटा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया v sin थीटा। तो ईएमएफ को अपन लिखेंगे b v cos थीटा इंटू l के इक्वल होगा। b v cos थीटा इंटू l, मतलब हम वेलोसिटी का लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो यहाँ पर कंसीडर करेंगे। फोर्थ पॉइंट बेटा, अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है
ये अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, यहाँ पे अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेंथ अपन कह रहे कि एल के इक्वल है और v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो ईएमएफ क्या होगा, E इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा v परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो हमने कहा था v परपेंडिकुलर L, v परपेंडिकुलर क्या है, 0, तो इसलिए ईएमएफ 0 होगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए हम कह रहे कि फ्लक्स फील्ड लाइन से वो कट होनी चाहिए, लेंथ के कारण अगर फील्ड लाइन कट हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब अपन कह रहे कि लेंथ के पैरेलल वेलोसिटी है तो उस केस में फील्ड लाइंस कट नहीं हो रही है,